तो ईरान पर हमला हो गया है। और ये कोई छोटा मोटा संघर्ष नहीं है। ये अचानक शुरू हुआ और रातों रात इसने पूरे मिडिल ईस्ट को और कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को एक बहुत बड़े संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ठीक है, तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं एकदम शुरू से। हम अपनी बात शुरू करेंगे एक पर्सनल अकाउंट से, एक ऐसे शख्स के अनुभव से जो वहीं मौजूद था। और फिर हम देखेंगे कि इतिहास हमें इस तरह के संकटों के बारे में क्या सिखाता है। तो पहला सेक्शन है खाड़ी में अफरा तफरी। देखिए, ये जो ग्लोबल घटना है ना, ये कई लोगों के लिए एक बहुत ही पर्सनल और डरावने अनुभव से शुरू हुई। जरा सोचिए, एक शख्स अपने परिवार के साथ दुबई में है और अचानक एक धमाका होता है ठीक उनके होटल के सामने। उनकी तो दुनिया ही पलट गई। और ये हमें सीधे सीधे उस मानवीय कीमत की याद दिलाता है जो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में चुकानी पड़ती है। और ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, मतलब पूरा का पूरा शहर दहशत में था। दुबई एयरपोर्ट को खाली कराना पड़ा, सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, उसके पास ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया। और तो और मशहूर बुर्ज अल अरब पर मिसाइल का मलबा गिरा, जिससे कई जगहों पर आग लग गई। बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल था। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी अफरा तफरी के पीछे असल में था क्या, मतलब वो कौन से मिलिट्री ऑपरेशंस थे जिनसे ये सब कुछ शुरू हुआ। तो देखिए, इस संकट के केंद्र में दो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं। एक तरफ है अमेरिका और इजराइल का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इनका मकसद क्या था? इनका मकसद था ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री को जड़ से खत्म करना। और इसके जवाब में ईरान ने लॉन्च किया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। इसके तहत उन्होंने खाड़ी में जो अमेरिकी मिलिट्री बेस थे उन पर जवाबी हमले किए। लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान सिविलियन इलाकों पर भी हमला हुआ। और फिर आई एक सबसे चौंकाने वाली खबर। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी एक हवाई हमले में मारे गए। और इस खबर की पुष्टि किसी और ने नहीं बल्कि खुद ईरान की सरकारी टीवी ने की। अब जरा सोचिए, जो सिचुएशन पहले से ही इतनी तनावपूर्ण थी, इस खबर ने तो उसमें जैसे आग में घी ही डाल दिया। अब ईरान की जवाबी कार्रवाई का जो स्केल था वो सच में हैरान करने वाला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई पर 1137 मिसाइलें दागी गईं। पर कमाल की बात यह है कि इनमें से 1132 को हवा में ही रोक लिया गया। ये दिखाता है कि आज के एयर डिफेंस सिस्टम कितने कमाल के हैं, कितने काबिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का, मतलब इस क्षेत्रीय संघर्ष का पूरी दुनिया पर और ख़ास तौर पर भारत के लिए क्या मतलब है। देखिए, खाड़ी देशों में 1 करोड़ से भी ज़्यादा भारतीय रहते हैं, वहाँ काम करते हैं। वो सब अब सीधे सीधे इस जंग की चपेट में आ गए हैं। और सिर्फ यही नहीं, इजराइल में भी 18,000 भारतीय स्टूडेंट्स हैं। ये नंबर हमें बताते हैं कि लाखों भारतीय परिवारों के लिए ये खतरा कितना असली और कितना पर्सनल है। और ये चार्ट देखिए, ये भारत की एक बहुत बड़ी आर्थिक कमजोरी को दिखाता है। भारत को जो क्रूड ऑयल मिलता है ना, उसका 50% से ज़्यादा हिस्सा हॉर्मुज़ स्ट्रेट से होकर आता है। और अब वही रास्ता एक वॉर जोन बन चुका है। तो सोचिए, अगर ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर दे तो ये भारत के लिए एक नाइटमेयर सिनारियो जैसा होगा। तेल की सप्लाई रुक जाएगी, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे, शिपिंग महंगी हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी और रुपए पर भी ज़बरदस्त दबाव पड़ेगा। मतलब एक साथ कई मुसीबतें। अब जब हमें ये पता चल गया है कि दांव पर क्या लगा है, तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये पूरी सिचुएशन इस खतरनाक मोड़ तक पहुंची कैसे। इसकी कहानी शुरू होती है दिसंबर 2025 से, जब ईरान की इकोनॉमी पूरी तरह से बैठ गई। इसके बाद जनवरी 2026 में सरकार ने प्रदर्शनों को बेरहमी से कुचल दिया। फिर फरवरी की शुरुआत में अमेरिकी सेना ने 2003 के बाद से उस इलाके में अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट शुरू की। और बस फरवरी की खत्म होते होते हमला शुरू हो गया। और इस हमले की सबसे दुखद बात जानते हैं क्या है? हमले से ठीक एक दिन पहले ओमान के वित्त मंत्री ने कहा था कि एक शांति समझौता बस होने ही वाला है। ये बात दिखाती है कि यह हमला कितना अचानक हुआ और शायद इसे टाला भी जा सकता था। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कहीं ये आज का संघर्ष इतिहास की ही कोई जानी पहचानी कहानी तो नहीं दोहरा रहा। जरा याद कीजिए, 2003 में इराक पर हमला क्यों हुआ था? कहा गया था कि सद्दाम हुसैन जैसे तानाशाह को हटाकर वहां शांति और लोकतंत्र लाना है।
और आज 2026 में ईरान के लिए भी बिल्कुल वही बातें कही जा रही हैं कि एक दुष्ट कट्टरपंथी तानाशाही को हटाकर वहां के लोगों के लिए शांति और लोकतंत्र लाना है। बातें बिल्कुल वही हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे हस्तक्षेपों का नतीजा क्या निकला है। 2003 के बाद इराक दशकों तक अस्थिरता और गृह युद्ध में जलता रहा और आईसिस जैसे नए आतंकी संगठन पैदा हुए। 2011 के बाद लीबिया का क्या हुआ? वो देश टूट गया, चरमपंथियों का अड्डा बन गया। तो इतिहास हमें एक ही बात बार बार सिखाता है कि जब भी विदेशी ताकतें किसी तानाशाह को हटाने आती हैं तो अक्सर वहां के आम लोगों की जिंदगी पहले से भी बदतर हो जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जब ये बमबारी रुक जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? क्या सच में शांति और लोकतंत्र आएगा, या फिर हम एक और देश को खत्म न होने वाली तबाही और बर्बादी के एक नए दौर में धकेल रहे हैं? इसका जवाब शायद इतिहास में ही छिपा है और बस ये उम्मीद की जा सकती है कि इस बार हमने उससे कुछ सबक सीखा हो।